देखते हैं हम लोग ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन में फर्स्ट सेल का निर्माण कैसे। तो जब फर्स्ट सेल की बात आती है, फर्स्ट सेल, इसमें कई कॉन्सेप्ट हैं। जैसे पहला है कॉन्सर्वेट्स, कॉन्सर्वेट थ्योरी, ठीक है ना। इसको ओपेरन ने दिया था, ओपेरेंस थ्योरी भी कहते हैं। और इस थ्योरी के आधार पर क्या था, इस थ्योरी का कहना था जो बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, ये अपोजिट चार्ज, जिसमें अपोजिट चार्ज है पानी से, वो सभी मिलकर प्रोटीन को घेर लेते हैं और प्रोटीन को घेर कर एक गोल सा कोसर्वेट बनाते हैं। ठीक है, जैसे पानी का बुलबुला होता है ना, ठीक उसी प्रकार का पानी का बुलबुला जैसा। और चूंकि कोलोइडल होते हैं, सेल भी कैसा होता है, कोलोइडल होता है। जैसे आप चाय देखते हैं ना, उसी तरह की बातें यहां पर होने लगी कि जो लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स, मान लो कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये कवर कर देता है, कवर्स प्रोटीन्स। जो प्रोटीन्स कैसे हैं, नेगेटिव चार्ज। इस प्रकार क्या होगा, मान लो सेंटर में ये प्रोटीन है, तो चारों तरफ एक कुछ भी शुगर ही है जो नेगेटिवली चार्ज है, वो जमा हो गया और चारों तरफ जो है पानी है। इस तरह के छोटे 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 बुलबुले जो है ना, वो कोसर्वेट्स कहलाते हैं। तो कोसर्वेट थ्योरी इसी चीज को जो है ना बताया, और साथ ही साथ क्या बताया, ये जो अंदर का पूरा मटेरियल है ना, ये पूरा मटेरियल भी जो है, ये जो पूरा मटेरियल भी जो है ना, वो कोलोइडल है। ये एक हाइपोथेटिकल मॉडल था जो उन्होंने कहा कि समुद्र में बनेगा। ठीक है भाई। अब इसके बाद आया प्रोसेल कॉन्सेप्ट या प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक जो है, उसने कहा कि सेल से पहले ही एक इस तरह का समुद्र में जो भी हो रहा है काम समुद्र में, और इसमें जो थे वो कोलोइडल मॉलिक्यूल्स थे, कोलोइडल मॉलिक्यूल्स थे। और ये कॉन्सेप्ट दिया सिडनी फॉक्स ने, सिडनी फॉक्स नाम के साइंटिस्ट ने दिया। इन्होंने कहा कि ये प्रोबायोटिक कॉन्सेप्ट। फिर आया तीसरा हॉट सूप, हॉट ओसनिक सूप या ओशन सूप, सूप गरम गरम ओशन का जो एकदम सूप था, उसमें सेल पहले बना। ये था हालदाने का कॉन्सेप्ट। तो हालदाने भी अपना इस तरह से दिए। कोई भी ऐसा नहीं जो एकदम एब्सोल्यूट आंसर, जैसे हम कहें कि नहीं बस यही सही है, बट जो एक्सपेरिमेंट था उन लोगों का, लाइक कि जो सिडनी फॉक्स ने इस तरह का कोलोइडल मॉलिक्यूल्स का एक बबल बनवा लिया, इस तरह का जो कॉन्सेप्ट था वो जो था वो लगभग लगभग एक चीज तो बताने लगा कि अच्छा ऐसे ही कुछ बना होगा। एंड दैट्स व्हाई दीज कॉन्सेप्ट्स आर सो पॉपुलर। डार्विनिज्म एक युग की तरह है, मतलब आज भी लोग हर कॉन्सेप्ट को डार्विन के तुलना में देखते हैं। तो डार्विनिज्म बहुत बड़ी बात होती है। इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक से बहुत चर्चा में आ गई, और वो बुक था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज का निर्माण कैसे, क्योंकि धरती पर इतने तरह के भांति भांति के कीड़े मकोड़े, मछलियां, माइक्रोब्स, मैमल्स देखिए, मतलब आप जो देखिएगा मतलब काउंट नहीं कर पाएंगे, इतने स्पीसीज अभी हम लोग के अगल बगल में। तो इस बुक को उन्होंने लिखा और इस बुक में उन्होंने अपने स्टोरी को रखा, और तब लोगों ने जाना कि फैक्चुअल में, मतलब नहीं बोले कि पूरे दुनिया में तहलका मच गया। इन्होंने तो ये भी ना कहा कि इंसान जो है बंदर के ही वैरायटी से आगे बढ़ा है।
तो इस तरह से मतलब एक रिवोल्यूशनरी व्यक्ति थे जिन्होंने दुनिया घूमा और घूम के अपने कॉन्सेप्ट को दिया। इनका जो थ्योरी है उस थ्योरी का आधार है नेचुरल सिलेक्शन। इसको हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। प्रकृति को इन्होंने सबसे बड़ा माना, कहा कि प्रकृति चुनता है और रिजेक्ट करता है, प्रकृति से ऊपर कुछ नहीं है। आज प्रकृति ने इसको चुना, कल वो इसको खारिज करके इसको चुन लेगा, परसों इसको चुन लेगा, तरसों इसको चुन लेगा। ये प्राकृतिक सिद्धांत तो बड़ा पॉपुलर था और कमाल का था। साथ ही डार्विन का ऑरा और पर्सनालिटी इतना बड़ा था कि वो और ईमानदार भी थे। उन्होंने क्रेडिट भी लोगों को दिया कि मेरी जो थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन वो किन से प्रभावित है। तो इनका थ्योरी जो था, थ्योरी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय, किसके द्वारा इन्फ्लुएंस किया गया था? पहला, द प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी, भूगर्भ शास्त्र के सिद्धांत, भूगर्भ शास्त्र के सिद्धांत जो थे इसको दिया था चार्ल्स लायल ने। ये चार्ल्स लायल का सिद्धांत, और इसमें उन्होंने क्या बताया था कि धरती जो है ना, धरती का जो इतिहास है वो नेचुरल फोर्सेस का रिजल्टेंट, ठीक है ना, कि अर्थ हिस्ट्री, नहीं बोलते कि इस मकान में कितना इतिहास छिपा। अर्थ हिस्ट्री इज रिजल्टेंट ऑफ इसका नेचुरल फोर्सेस। और नेचुरल फोर्सेस क्या है? मान लो कहीं हम बोले हवा है नेचुरल फोर्स, पानी है, पहाड़ है, तो नदियां हैं, तो मॉइस्चर है, तो सूरज की रोशनी है, तो चांद की रोशनी है, तो अंधेरा है, तो सवेरे, सारे नेचुरल फोर्सेस। और इस धरती पर इन नेचुरल फोर्सेस का इतिहास क्या था, ये चार्ल्स लायल ने बताया था। दूसरा था द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन, द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है ना। ये था जनसंख्या का क्या सिद्धांत है, हम सब जानते हैं। इसे माल्थस ने दिया, और माल्थस ने क्या कहा कि खाना की तुलना में जनसंख्या, खाना की तेजी, मतलब यदि फूड है, फूड अगर बढ़ रहा है और पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो इन दोनों का जो मतलब बढ़ने की जो रफ्तार है वो बहुत ज्यादा, भोजन जितना बढ़ेगी उसका कई गुना जो है वो पॉपुलेशन बढ़ता है। इसका मतलब क्या है कि फूड घटते जाएगा और पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा, तो खाएगा पिएगा तो टाइट रहेगा। तो इस सिद्धांत को दिया था माल्थस, ठीक है। चूंकि ईमानदार व्यक्ति थे, इन्होंने टेंडेंसी ऑफ वेरिएशन, ये जो कॉन्सेप्ट है कि बदलने की सबकी क्षमता होती। कैसे हम लोग होते हैं, अभी चले जाएंगे और इंग्लैंड में रहने लगेंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, या आई एम इंग्लिश मैन। दिल्ली में चले जाएंगे तो पता चला कि हम लोग दिल्ली टाइप बोलने गए, तेरे को मेरे को क्या है। तो हमारी टेंडेंसी होती है कि हम अलग अलग जगह पर जाकर और अपने आप को बदलना शुरू करते हैं। तो इस टेंडेंसी ऑफ वेरिएशन का कॉन्सेप्ट जो था वो दिया था एल्फ्रेड रसेल वैलेस ने। इन्होंने जो काम किया था उस काम को डार्विन ने बहुत सराहा। डार्विन ने कहा कि आपका काम मेरे काम से मिलता जुलता है, इसीलिए डार्विन ने अपने सिद्धांत को वैलेस के साथ जोड़ा। उसे क्या कहता है, डार्विन वैलेस थ्योरी। आज के दौर में कौन है जी, आजकल तो लोग चाहते हैं कि दूसरा का काम अपने माथा पर लिखे, मेड बाय मी। बट चूंकि ये ईमानदार व्यक्ति थे तो इन्होंने वैलेस को भी ऑनर किया, कहा कि आपका काम
मेरे काम से मिलता जुलता है, आपका एक थ्योरी में अपने में शामिल कर और ऑनर कर दिया। ये कहानी सबको पता है। जिस पनिया जहाज पर ये घूमे उसका नाम था HMS बीगल, जिसे इन्हें स्पेन की रानी ने दिया था। वो दौर था जब राजा अपने सल्तनत और अपने विचारों को बढ़ाने के लिए और क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए ऐसे साइंटिस्ट के समूह को प्रमोट करते थे। 5 साल तक ये उस पर घूमे, 1831 से लेकर लगभग 36 तक घूम घाम के दुनिया से आए। और उन्होंने कई जगह पर अपने जहाज को उतारा, वहां उतरे, खासतौर पर समूहों में। जैसे एक बड़ा पॉपुलर एग्जाम्पल है गैलापागोस, गैलापागोस आइलैंड्स बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है। इनको डार्विन ने कहा था लिविंग लैबोरेटरी ऑफ इवोल्यूशन, लिविंग लैबोरेटरी ऑफ इवोल्यूशन। सोचिए, इवोल्यूशन का यह सजीव प्रयोगशाला है। इस तरह के चीजों पर उन्होंने, और बड़े ऑब्जर्वर तो थे ही, प्लांट्स को देखा, ये देखा, वो देखा, इस तरह का चीज। और जब वहां से वो लौटने के बाद उन्होंने अपने सभी को कलमबद्ध, चूंकि जाते थे तो अपना कलम वलम से लिखते थे ये सब चीज को। उसके बाद उन्होंने क्या किया, सबको कलमबद्ध करके उन्होंने कहा कि नहीं, अब इसको जो है हम प्रकाशित करेंगे। और उन्होंने रॉयल सोसाइटी के सामने अपने विचारों को रखा। जब इन्होंने विचारों को रखा, पूरा दुनिया हिल गया, क्योंकि इन्होंने देखने का नजरिया है सबको बदल दिया। क्योंकि धरती पर काम किए हुए आदमी थे ये, कोई भी बात बोलते थे तो उसका इनके पास ये रहता था, एग्जाम्पल रहता था, फोटोज रहते थे कि भाई देखिए हम झूठ कहाँ बोल रहे, देख लीजिए ये चीज। तो डार्विन ने जो अपना पोस्टुलेट्स दिया उसमें उन्होंने सबसे पहले क्या कहा कि हर जीव, हर जीवन, उसकी एक क्या कैपेसिटी होती है, ओवर प्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड, हम ऐसे लिख देते हैं, ओवर रिप्रोडक्शन। समझिए, खूब पैदा करना, एक से एक। अब सोचिए ना, मान लिया हम लोग तो लिमिटेड ही हैं, फिर भी 450 अंडे एक फीमेल में एक्टिव रह सकता है पूरे जीवन काल। ठीक है, एक मच्छर प्रत्येक दिन 200 अंडे दे देती है। तो ये सब ओवर प्रोडक्शन की कैपेसिटी है, इसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक बार लिख लें। अब है क्या कि खाना पीना तो लिमिटेड है, तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस जो हम लोग के बीच में है कि कम सीट है और ज्यादा लोग हैं, जो मन से तैयारी करेगा वो क्वालिफाई करेगा। तीसरा, अब या तो बदलो या खत्म हो जाओ, वेरिएशंस एंड हेरिडिटी, वेरिएशंस एंड हेरिडिटी। ठीक है भाई। चौथा हो गया सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो सबसे होगा बेस्ट वही करेगा, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। और इसी को क्या कहा गया, नेचुरल सिलेक्शन। हम लोग का ये जो सिद्धांत है, ये जितने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उसमें डार्विनिज्म ही रूल करता है। और उसके कारण क्या होता है, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। सब लोग पढ़ा हुआ है, कॉमन टॉपिक। सबसे पहला कि भाई जो ओवर रिप्रोडक्शन है, ये तो बड़ी कमाल की चीज है। कहा भी जिस भी जीव को ऑप्टिमम फूड एंड क्लाइमेट मिले, वातावरण और भोजन एकदम सुविधापूर्ण मिले, तो एनी ऑर्गेनिज्म कैसे बढ़ता है, जियोमेट्रिक इंक्रीज। यही माल्थस से था, जियोमेट्रिक इंक्रीज। और जियोमेट्रिक इंक्रीज कैसे होता है,
2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8। ये तो अरिथमेटिक मीन हो गया, ये तो हो गया अरिथमेटिक मीन। और जियोमेट्रिक मतलब क्या हो गया कि इसमें हो गया कि 2 इंटू 2 4, फिर 4 इंटू 4 16, फिर 16 इंटू 16, ऐसे करके 256। मतलब इस तरीके से बढ़ता है जियोमेट्रिकल, इसको इंक्रीज। बोला हर जीव जो है उसमें भरपूर कैपेसिटी होती है कि, अब सोचिए ना कि 48 घंटा में, मात्र 48 घंटा में पैरामीशियम 3 बार रिप्रोड्यूस करता है, रिप्रोड्यूसेस 3 टाइम्स। बताइए, कमाल है। अगर ये चाहे तो धरती को बहुत जल्दी भर सकते, ठीक है। मिलियंस ऑफ एग, मिलियंस ऑफ एग्स पर ईयर, ये कॉड फिश का है। इनको छोड़ दीजिए तो 5 साल में पूरा समुद्र भर देंगे, ठीक है भाई। कमाल की बात तो ये है कि मिलियंस ऑफ एग्स जो है ना, ओएस्टर जिससे वो मोती उती बनता है, उसका तो काउंटिंग भी है कि 114 मिलियन एग्स एग्स पर सीजन, एक रिप्रोडक्टिव सीजन में देते हैं कौन, ओएस्टर, जिससे मोती बनता है। काफी है। अगर ये लोग इस तरह से रिप्रोड्यूस करते रहे और इनका कंट्रोल ना किया जाए, धरती पर यही रह जाएंगे। सेकंड होता है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब आप ही देखिए, पीजीटी अपने विद्यार्थियों के लिए मैं ये तैयार कर रहा हूँ मटेरियल। अब पीजीटी में मान लो सीट है 5000, परीक्षार्थी हैं 5 लाख, इसका मतलब है 4,90,000 500, 90,900, नहीं नहीं, 90,000, 99,500 लोग निराश हों। बाकी लोग, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस क्यों है? कारण क्यों है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस? कारण है लिमिटेड फूड एंड स्पेस। रहने के लिए और खाने के लिए दोनों ही चीजें लिमिटेड है। तो अब जब लिमिटेड होंगी तो कौन खाना खाएगा और कौन रहेगा? इसके लिए स्ट्रगल स्टार्ट हो जाएगा। पहला, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। देखिए कि छोटे बच्चे, भाई बहन आपस में खाना के लिए कितना लड़ते हैं। मम्मी इसको ज्यादा दे दी हो, पापा इसको ज्यादा दे दिए हैं, देखिए हमसे ज्यादा इसको है, बस मार कुटाई किए हुए। जब यही बच्चे बड़े हो जाते हैं, 15, 16, 20 साल के हो जाते हैं, तो अब भले ठीक है प्रॉपर्टी के लिए लड़े, लेकिन खाना के लिए अब ये नहीं लड़ते, क्योंकि बच्चे में खाना के प्रति ही सबसे ज्यादा उनकी दिलचस्पी होती है। उनको सिर्फ भोजन चाहिए, ठीक है। बहुत सारे जो पेड़ होते हैं वो क्या होते हैं, सूरज की रोशनी के लिए फाइट करते हैं। ऐसे ऐसे छतरी जैसे पेड़ हो जाते हैं, ठीक है ना, ऐसे ऐसे छतरी के लिए अपने में ही ये लड़ाई करते रहते हैं। और जो पेड़ इसके नीचे रह गया, दब गया, वो पेड़ गया। इस तरह का जो स्ट्रगल है, वो स्ट्रगल क्या कहलाता है? इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। साथ ही साथ आप देखते होंगे एक ही शिकार है और 3 उस पर शेर लपकता है। जो सबसे ताकतवर शेर होता है वो खाता है, बाकी सब इंतजार में रहता है कि कुछ बचेगा तो खाएंगे, नहीं तो भूखे मर जाएंगे। सेकेंड जो है वो है इंटर स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल मतलब हो गया बिटवीन 2 स्पेसीज, बिटवीन डिफरेंट स्पेसीज। क्योंकि बहुत सारे स्पेसीज, अब मान लो कि शिकारी की बात करते हैं, बाघ, चीता, लोमड़ी, लकड़बग्घा, शेर, जगुआर, ये सभी मांसाहारी है। अब खाने के लिए तो इनमें बाबा लड़ाई तो होगा। तो ये जो लड़ाई है, ये इंटरस्पेसिफिक लड़ाई, स्ट्रगल कहलाती है, ठीक है।
साथ में तीसरा जो स्ट्रगल होता है वह होता है स्ट्रगल विथ इन्वायरमेंट, स्ट्रगल विथ इन्वायरमेंट। देखिए ना, हम दिल्ली गए, वहां का पानी नहीं सूट किया, ठीक है, और इसलिए वापस आकर रांची में काम कर। वहां तो 50,000 मिल रहा था, यहाँ 30,000 मिल रहा, लेकिन यहाँ का पानी सूट करता। एक्चुअली ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्ट्रगल विथ इन्वायरमेंट। कि हम जो प्रकृति में जहां रहते हैं वहां एक्सट्रीम कोल्ड हो सकता है, एक्सट्रीम हीट हो सकता है, ठीक है ना, कुछ पानी हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है। मतलब कहने का लिए ये तमाम चीजें जो प्राकृतिक चीजें हैं, उसके तुलना में अगर आप सरवाइव करेंगे तभी आगे जा पाएंगे, नहीं तो। इसलिए आप देखते होंगे कमांडो सबकी ट्रेनिंग कैसे होती है, भूखे पेटे 3 दिन चलना, बर्फ में खड़ा रहना है, रेगिस्तान में खड़ा रहना है, पहाड़ के सबसे ऊंचाई जहां की ऑक्सीजन चाहिए वहां भी ब्रीथ करो, ठीक है ना। बाद में देखेंगे बेहोश हो जाओगे तो ऑक्सीजन चढ़ा देंगे, तब जाके वो ब्लैक कैट कमांडो एकदम, मतलब वो की जो जो एकदम मतलब जबरदस्त होता है। तो इन्वायरमेंट से स्ट्रगल करना भी जरूरी होता है। तीसरा पॉइंट है वेरिएशन एंड हेरिडिटी, वेरिएशन एंड हेरिडिटी। अब जब आप मान लो कि क्लाइमेट से फाइट करोगे, तो क्लाइमेट से जब फाइट करिएगा, कंपटीशन करिएगा अपने सराउंडिंग से, इंट्रा स्पेसिफिक इंट्रा स्पेसिफिक, तो कुछ वेरिएशंस होगा, वेरिएशंस ड्यू टू स्ट्रगल, वेरिएशंस ड्यू टू स्ट्रगल। एक आदमी ओल्ड मैन बोलता है कि बच्चे मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए, इसका मतलब है क्लाइमेटिक स्ट्रगल उन्होंने किया है, तो मतलब बाल धूप में नहीं, उम्र से उन्होंने सुखा। अब जब ये वेरिएशन होते हैं तो इनके 3 स्ट्राटा देखे जाते हैं। पहला यूजफुल वेरिएशंस, दूसरा न्यूट्रल वेरिएशन की चेंज हुआ बट कोई फैक्ट, और तीसरा हार्मफुल वेरिएशन, एक ऐसी बदलाव जिससे क्या होने लगा, हार्म होने लगा, ठीक है। अब ये जो वेरिएशंस होंगे इनका 2 मोड होगा, 2 मोड्स। कौन कौन मोड्स होगा? पहला पहला इनहेरिटेबल। इनहेरिटेबल का मतलब क्या होता है? जो एक वंश से दूसरे वंश में जा सके, अगले जनरेशन। दूसरा हो गया जो हम ही में बदलाया, आगे में नहीं गया, नॉन इनहेरिटेबल, ठीक है भाई। अब ये वेरिएशंस, और अगर इसमें लगातार आप देखें कि परिवर्तन को सपोर्ट कर रहा है, तब तो समझें कि नेचर इसको सिलेक्ट कर रहा है। तो चौथा पॉइंट जो हो गया वो हो गया सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट कॉन्सेप्ट जो है, ये कॉन्सेप्ट दिया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। डार्विन बहुत, हमको तो लगता है कि ईमानदार ही आदमी थे, क्योंकि उन्होंने दिया कि हाँ भाई देखिए, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट और मेरा जो नेचुरल सिलेक्शन है वो एक ही चीज है। डार्विन ने क्या कहा? नेचुरल सिलेक्शन, ये डार्विन ने। और हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या कहा? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। उन्होंने कहा कि दोनों एक ही चीज है। मेरे थ्योरी में हर्बर्ट स्पेंसर भी रहेंगे, इनको भी जाना जाए। इसमें क्या कहा गया कि जो स्ट्रगल से सरवाइव किया, या जो इनहेरिटेबल वेरिएशंस वेरिएशंस किया, उसको नेचर सेलेक्ट करेगी, नेचर सेलेक्ट करेगी कि जाओ तुम आगे बढ़ो, तो तुम द बेस्ट हो। और जो भी इसमें पीछे रह गया वो तो बन गए फॉसिल, मतलब उनकी कहानी रह गई। इसलिए हम लोग के जीवन में हमें डार्विन के सिद्धांत को हमेशा फॉलो करके रखना चाहिए। पांचवा जो कॉन्सेप्ट वो था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, या लिखे न्यू स्पीसीज। अब क्या कहता है कि स्लो वेरिएशंस, स्लो इनहेरिटेबल वेरिएशंस, जो छोटे छोटे बदलाव होते हैं,
आफ्टर लॉन्ग टाइम, लॉन्ग पीरियड, आफ्टर लॉन्ग पीरियड, जो कि हजारों साल हो सकता है, न्यू स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाता है। लगातार वेरिएशंस को एक्यूमुलेट कर रहा है, एक्यूमुलेट कर रहा है, एक्यूमुलेट कर रहा है, थोड़ा 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 अपने आप को बदल रहा है। जैसे मान लो घर में छोटा बच्चा है, वो बड़ा हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा अंतर नहीं समझ में आएगा, लेकिन 4 साल 5 साल पहले जो फुआ उसको देखी थी, वो जब उसको दोबारा देखेंगे, अरे तुम तो बड़ा हो गया जी, लगता है ये कब बड़ा हो गया, तो हम घर में डेली देख रहे थे इसको। क्योंकि हम घर में डेली देख रहे हैं, हमको वेरिएशंस नहीं दिखते। ठीक है, थोड़ा बड़ा वेरिएशंस दिखता है कि मान लो लंबे हो गए, ये सब दिख जाएगा, मूछ निकल गया, ये दिख जाएगा, आवाज भाई, लेकिन ओवरऑल पर्सनैलिटी का जो चेंज होता है ना, ये तो जो 4 साल 5 साल बाद देखेगा, वही बोलेगा, अरे कमाल हो गया बाबू, तुम तो एकदम बड़ा हो गया। हमको जैसे भी कोई बोलता है कि मोटे होते जा रहे हैं, मतलब अब तो ठीक है, तो कहा है कि बैठा बैठी बहुत हो गया, खाए पिए बैठे कोरोना काल में, अब फिर से जीवंत हो गया, तो फिर से जो बैलेंस है वो डेवलप होना शुरू। ये जो आपको लंबी दूरी के बाद, लंबे समय के बाद देखेंगे, वही अब इन्होंने क्या एविडेंस दी, क्योंकि आपको तो भाई एंड में प्रमाण देना पड़ेगा। इन्होंने जो डार्विन ने पहला एविडेंस दिया, वो दिया मिमिक्री एंड प्रोटेक्टिव कलरेशन। क्या कहा, क्या बताएं, बटरफ्लाईज को जो है ना चिड़िया चुग जाती है, मतलब खा जाती है। तो बटरफ्लाई मान लो कि एक ये बटरफ्लाई है, एक ये बटरफ्लाई। ये बटरफ्लाई जैसे ही ऐसे ऐसे हो जाती थी, तो चिड़िया इसको नहीं खाती थी, क्योंकि चिड़िया को लगता था कि अरे ये तो कुछ और ही। और ये बटरफ्लाई अपने आप को नहीं बदला, तो चिड़िया इसको खा जाती थी। अब इस बटरफ्लाई से ऐसा तो कोई बातचीत नहीं किया होगा दोस्त, क्या टेक्नोलॉजी यूज किया, लेकिन धीरे धीरे क्या किया, ये भी मिमिक्री करने लगा। जैसे चिड़िया को देखा अपने में ऐसा ऐसा करने लगा, चिड़िया कंफ्यूज हो गया, बोला अरे बाप रे, तो वही दुष्ट बटरफ्लाई है, नहीं खाएंगे। ये जो मिमिक्री है, नकल करना, जैसे कि आप देखते हैं मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं जो दूसरे की आवाज की नकल करते हैं, उसी तरह से नकल करके अपने आप को बचाना या फिर मतलब आक्रमण करना, इसको ये पढ़ना भी है। तो जो ओरिजिनली रहता है उसे हम लोग कहते हैं मॉडल, और जो मिमिक्री करता है उसे हम लोग बोलते हैं मिमिक। जैसे कि मान लो कोई अमिताभ बच्चन के नकल के आवाज करता है, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते, मान लीजिए हम अगर ये कर रहे हैं तो हम मिमिक हो गए, और अमिताभ बच्चन हो गए ओरिजिनल, दैट इज कॉल्ड, उसको कहते हैं हम लोग मॉडल, नॉट मोड, मॉडल। तो मिमिक और मॉडल का ये कॉन्सेप्ट है, इसको अलग से भी हम आपके लिए लेक्चर रखेंगे इसमें। सेकेंड जो इन्होंने एविडेंस दिया, वो दिया आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन में क्या कहा कि जैसे कि हम लोग जो अभी गेहूं यूज करते हैं, गेहूं, ये क्या है, 6N है, ठीक है ना, ट्राइट कम एस्टिवेशन, ठीक है ना। अब सोचिए कि गेहूं का जो वैरायटी है, ये लैब में बनाया गया, प्रयोगशाला में, और जो प्रयोगशाला में बनाया गया उसको नेचर ने क्या कर लिया, आज सिलेक्ट कर लिया, एकदम खूब हो रहा है। इतना सारा हम लोग जो है प्लांट में लगातार चेंज कर रहे हैं अपने आधार पर, टिश्यू कल्चर कर कर, चाहे वो राइस हो, चाहे मक्का हो, चाहे गेहूं हो, राइट का मिस्टिकम गेहूं है, और या फिर ज्वार बाजरा, अन्य अन्य, और नेचर उसको सिलेक्ट कर ले रहा है। भाई सिलेक्ट कैसे कर रहा है, इसका मतलब है कि वो हमने जो बदलाव लिया उसको प्रकृति ने चुन लिया, और तुरंत चुन लिया। इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, उसमें इसी गेहूं सब का काम होने लगा। साथ साथ इन्होंने क्या दिया कि जैसे कहा कि पोजीशन ऑफ नेक्टरीज इन फ्लावर एंड माउथ पार्ट ऑफ बटरफ्लाई, माउथ पार्ट ऑफ बटरफ्लाई। इन्होंने कहा देखिए कैसे बदलाव करता है, बोला कैसे, जब फूल ऐसे था, नेक्टर यहां थे, तो बटरफ्लाई का चोंच सीधा था, और बटरफ्लाई जो था इसको अपना पी लेता था। जब फूल गैमोपेटलस हो गए,
क्या हो गए? गैमोपेटलस, उनके पेटल्स जो हैं चिपक गए सब ऐसे करके। अब यहाँ नेक्टर है, तो इस बटरफ्लाई ने भी क्या किया, अपना नेक्टर माउथ पार्ट को इतना लंबा कर लिया, ठीक है ना, बटरफ्लाई ने अपना कर लिया। ये तो माउथ पार्ट को इसलिए लंबा किया क्योंकि नेक्टरीज जो थे वो बड़े हो गए। तो यदि ये बदलाव नहीं करता तो क्या ये खाना खा पाता? नहीं खा पाता। एंड दैट्स व्हाई उन्होंने कहा कि बदलाव के साथ अपने आप को बदलना और उसको नेचर का सिलेक्शन मिल जाना, दैट इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। आज आप किसी बटरफ्लाई को देखिएगा, उसका माउथ पार्ट कैसा दिखेगा, नीचे की ओर ऐसे ऐसे करके देखिएगा, ठीक है ना। ये बटरफ्लाइज जो है आपको दिखते हैं, तितलियां, ठीक है ना, ऐसे तितलियां, ठीक है। तो इस तरह से, जैसे ही उसको नेक्ट्रीज मिलेगा गैमोपेटस, पड़ाक से लंबा सूंड की तरह निकलेगा और वहां से चुपुड़ चुपुड़ करके पी लेगा। तो डार्विन ने ये कॉन्सेप्ट दिया, साथ में उन्होंने दिया गैलापागोस आइलैंड। बोला क्या कि इसका तो कुछ कहना ही नहीं है भाई, आइलैंड्स। इन्होंने यहां पर क्या दिया, डार्विन्स फिंच, डार्विन्स फिंचेज, ठीक है। ये अलग अलग तरह के, कोई सीड पिकर था, कोई वुड कटर था, कोई छोटा चोंच वाला था, है ना, सब एक ही वैरायटी है। तब जैसा जैसा भोजन वैसा वैसा चोंच, बाकी बॉडी का रुख एक ही जैसा था, लेकिन माउथ पार्ट में बदलाव होते चले गए क्योंकि ये सब अलग अलग जगह पर अलग अलग भोजन में रह रहे थे। इनको गया है डार्विन्स फिंचेज गैलापागोस आइलैंड पर। गैलापागो जो था ना, वो टर्टल का नाम था, बड़ा बड़ा यहाँ पर टर्टल्स होता था, उसी के नाम से। अब जब डार्विन की इतनी सारी बातें हुई तो क्रिटिसिज्म तो होगा। क्या डार्विन एकदम एब्सोल्यूट है? वह नहीं, डार्विनिज्म में क्रिटिसिज्म है। और क्रिटिसिज्म एंड न्यू डार्विनिज्म, इसकी चर्चा नेक्स्ट लेक्चर में होगा।